गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़े थे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनाए थे। याद करिए। आज हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल मिलेगा तो बनाएंगे। देखिए हेडिंग देते हैं फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बार बार कह रहे हैं कि ये नियम जो है फिर से हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेम आएगा लेकिन वहां डिटेल में बनेंगे। अब ये क्या कहता है समझिए। कहता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में या श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न अलग अलग श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यदि समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार तुल्यांकी भार बोले तो इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट ईयर में आया होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, है ना। दैट इज m समानुपाती E। तुल्यांकी भार को दर्शाते किससे? E से। कहता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यदि समान आवेश प्रवाहित किया जाए, अगर अलग अलग बर्तन है उसमें समान आवेश प्रवाहित करेंगे तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा जो है उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में करंट सेम या अलग अलग? सेम होता है। श्रेणी क्रम में करंट क्या होता है? सेम। तो ऑलमोस्ट आवेश भी क्या होगा? सेम होगा। तो वही लिख दिया गया, श्रेणी क्रम में जुड़े यदि समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की जो मात्रा है वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। मतलब m जो है समानुपाती E होगा। तो m बराबर आप K कह सकते हो। K बोलिए हाँ या नहीं? m बराबर K। तो बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि यहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए m1 कहेंगे कि कांस्टेंट तो सेम होगा, हाँ E1 हो जाएगा। पहला में द्रव्यमान m1 प्राप्त हुआ, पदार्थ की मात्रा मुक्त हुआ, तो उसका तुल्यांकी भार E1 था। कांस्टेंट K1 नहीं होगा क्योंकि ये नियतांक है, सब जगह कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। फिर होगा उसी प्रकार से सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए
सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए M2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, Ke2। दोनों को भाग दे दीजिए तो देखते हैं M1/M2 इक्वल टू Ke1 अपॉन K के कट गया जी, तो आप कह सकते हो ये आ जाएगा M1/M2 इक्वल टू E1/E2। M1/M2 इक्वल टू E1/E2 है ना। फिर से वह सुनाएंगे। सेकंड लॉ क्या कहता है, कहता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यदि समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होगा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तुल्यांकी भार बोले तो इक्विवेलेंट वेट दर्शाता किससे, ई से, तो M समानुपाती ई, तो M बराबर Ke। अब फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए बात करेंगे तो यहाँ M1 करेंगे और यहाँ E1 करेंगे, K1 नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। उसी प्रकार दूसरे के लिए M2 करेंगे, Ke2, दोनों को अगर भागा दे दिए तो M1/M2 इक्वल टू E1/E2 आ जाएगा। अब जानेंगे इसको, अगर हम लोग समीकरण 1 मान लें, नहीं 1 नहीं मारिए, अब स्टार मार कीजिए, मतलब देखिएगा ध्यान से। कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन, कुछ न्यूमेरिकल आएगा जिसमें बताते हैं, टॉपिक फार्मूला निकाल के दे देते हैं। कहता है रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट वेट किससे दर्शाते हैं इसको, ई से, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको दर्शाते हैं जेड से। हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट वेट ई और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड, यानी जेड और ई में संबंध। तो देखिए हमसे कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, या ऐसे अकॉर्डिंग टू Faraday's first law of electrolysis, Faraday first law of इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्या कहता है आपको याद होगा, M बराबर ZIT, याद करिए, M बराबर ZIT है ना। तो कह सकते हैं फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट या फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, प्रथम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए अगर बात करें तो यहाँ M1 कर देंगे। अलग अलग बर्तन के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी क्या होगा, अलग अलग होगा, तो M1 हो गया, यहाँ Z1 हो जाएगा। अब चूंकि समान आवेश कह दिए हैं तो जो IT यहाँ होगा वही IT सब जगह होगा। यहाँ देखिए समान आवेश का मतलब होता है Q समान बोले तो IT समान, तो जो IT यहाँ है वही IT, I1 I2 नहीं करेंगे, ठीक है। अब भी लिखेंगे फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, M2 कह देंगे उसको, M2 बराबर Z2 इंटू IT, जो आवेश यहाँ होगा वही आवेश यहाँ होगा। अच्छा, कोई कह सकता है कि सर यहाँ कांस्टेंट सेम लिए लेकिन यहाँ कांस्टेंट Z1 Z2 कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर जी यहाँ श्रेणी क्रम में सब एक साथ जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में सब एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कांस्टेंट सब जगह सेम होगा। लेकिन फर्स्ट लॉ में श्रेणी क्रम वगैरह नहीं होता, फर्स्ट लॉ में सब अलग अलग होता है, अलग बर्तन होता है। यहाँ सभी बर्तन एक साथ जुड़ा हुआ है, कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। और पहला नियम में जो है सब बर्तन क्या था, अलग अलग, इसलिए सबका कांस्टेंट भी क्या होगा, अलग अलग। इसलिए M1 के Z1, M2 किए तो Z2, दोनों को भागा दीजिए।
नाउ मतलब अब। अगर हम बात करें m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2, तो अगर देखिएगा आप कि पहले ये लिखेंगे z1 it अपॉन z2 it तो कट जाएगा जी। तो आप कह सकते हैं m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू z1 अपॉन z2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू z1 अपॉन z2, है ना। इसको आप समीकरण फिलहाल 1 मान लीजिए, अभी तो ये नहीं आया है, समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए सेकेंड लॉ कहता था m1 अपॉन m2 इक्वल टू e1 अपॉन e2, m1 अपॉन m2 इक्वल टू e1 अपॉन e2। अब दोनों को तुलना कर देंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, कौन लॉ? फैराडे का दूसरा नियम। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू e1 अपॉन e2, है ना, समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। अब देखिए दोनों को अगर तुलना करिएगा तो LHS तो सेम है जी, m1 अपॉन m2, तो RHS भी क्या होगा? सेम होगा। तो बोलेंगे कंपेयर मतलब तुलना करना, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, क्या बोलेंगे? z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू e1 अपॉन e2, z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू e1 अपॉन e2। और यही तो हम लोग को चाहिए था e और z में संबंध। देखिए e और z में संबंध मिल गया। एक बार और समझिए टोटल फिर से। हम लोग पढ़ रहे हैं फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये कहता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यदि समान आवेश प्रवाहित किया जाए, यानी बहुत सारा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसको सबको श्रेणी क्रम में एक साथ जोड़ दिए हैं, और उन लोगों में यदि समान आवेश प्रवाहित करते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त होगा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त होगा वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तो कहेंगे कि पदार्थ की मात्रा m और तुल्यांकी भार e समानुपाती हो गया। अब समानुपाती चिन्ह को हटाते थे तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट, क्या? k, यानी m बराबर k गुना e। ओके। अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए तो m1 कर देंगे, कांस्टेंट तो k रहेगा, और यहाँ e1 करेंगे। कौन तो पूछ रहा है कि सर k1 का है, क्योंकि सर सब एक साथ जुड़ा हुआ है, तो जब सब एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो सारे के लिए कांस्टेंट क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ k, तो यहाँ भी k, तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू k e1 अपॉन k e2, k कट गया, तो यहाँ m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू e1 अपॉन e2 आ गया। अब हम लोग टॉपिक लिखने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट वेट E एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये तुल्यांकी भार E और विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के बारे में पढ़े थे फर्स्ट लॉ में कि M समानुपाती Q था, याद करिए। तो M समानुपाती IT था, अब समानुपाती हटाए थे तो यहाँ पर Z लगाए थे। कांस्टेंट Z ही लगाएंगे, कुछ और नहीं लगाएंगे, Z ही लगाएंगे। तो M बराबर आ जाएगा Z IT, यही कांस्टेंट Z था। अब बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, m बराबर क्या आया है? ZIT। अब यहाँ याद रखिए कि यहाँ सेकेंड लॉ में सारे बर्तन श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ था, लेकिन फर्स्ट लॉ में अलग अलग बर्तन था। यहाँ सब अलग अलग बर्तन था, अलग अलग दो गो रहता था चैम्बर, याद करिए। तो यहाँ जुड़ा हुआ था इसलिए कांस्टेंट सब जगह सब सेम हुआ, लेकिन फैराडे का पहला नियम में सब बर्तन अलग अलग है, इसलिए कांस्टेंट भी क्या होगा? अलग अलग। लेकिन चूंकि हम लोग दोनों में संबंध निकाल रहे हैं, तो दोनों में संबंध क्या चीज था? यहाँ पर समान आवेश था, तो समान आवेश में जो IT यहाँ करेंगे वही IT यहाँ करेंगे। तो m1 बराबर z1 IT, तो m2 बराबर z2 IT, दोनों को भागा दे देंगे तो IT कट जाएगा। तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू z1 अपॉन z2 फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड लॉ से प्रूफ कर चुके हैं, दोनों को तुलना कर दिए, ये आ गया।
ठीक, देखिए आगे कल पढ़ रहे थे फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ भी पढ़े थे हम लोग, सेकेंड लॉ भी पढ़े थे और उसमें ये जाने थे कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2। m1 था मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा और E1 E2 था पदार्थों की तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अब इस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, देखिए कुछ फिलहाल। देखिए कहता है, हालांकि सेम टाइप का तो नहीं है, फर्स्ट ही नियम पर है। सवाल नंबर 6 देख लीजिए, हम लोग बनाए थे कहाँ 3 तक, 3 तक बनाए थे, 4 देखिए। कहता है कि टाइम बताइए इसमें 2.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित किए जाए, टाइम बताना है, टाइम इक्वल टू व्हाट, करंट दिया हुआ है 2.67 एम्पियर, 2.67 एम्पियर, जिससे कॉपर की थिकनेस, कॉपर की थिकनेस दिया हुआ है, मोटाई वो दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, दोनों साइड 0.01 सेंटीमीटर, क्या दोनों साइड, ऑन बोथ साइड, और जिसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, और घनत्व जो दिया हुआ है, डेंसिटी जो दिया हुआ है इसमें, वो है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जहां तक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी जेड भी दिया हुआ है 0.00033 ग्राम पर कूलम। कल इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाए थे हम लोग, याद करिए। ये बोथ साइड है, थिकनेस जो है इतना है, बोथ साइड है। जैसे कहने का मतलब कि अगर ये मान लिया जाए कॉपर का रॉड मिलता, मुक्त होता, इसका लंबाई दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, लंबाई दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर, लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। अब थिकनेस जो दिया है 0.01, वो इधर भी है और इधर भी है, यानी दोनों साइड है। तो जब दोनों साइड होगा तो देखिएगा ध्यान से, ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, दोनों साइड है तो 2 से गुना हो जाएगा, दोनों साइड है तो 2 से गुना हो जाएगा। और वॉल्यूम में क्षेत्रफल गुना मोटाई दोनों आता है, आयतन में क्षेत्रफल गुना मोटाई दोनों आता है। तो 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 गुना क्यों किए? क्योंकि वो दोनों साइड बोला था। लाइए नीचे 100 काट दीजिए, 2 पचे 10, 5 दिया 15, यानी आगे ये 3 सेंटीमीटर 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 क्यूब। ओके, ये क्या मिल गया? वॉल्यूम मिल गया। तो कहेंगे मास ऑफ मटेरियल डिपोजिटेड, मतलब वह पदार्थ की मात्रा जो जमा हुआ। तो द्रव्यमान लिख रहे हैं, तो द्रव्यमान बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास बराबर वॉल्यूम इंटू क्या? डेंसिटी, कल भी पढ़े थे। अब मास जो निकल के आएगा तो वॉल्यूम हो गया 3 सेंटीमीटर क्यूब, और जो डेंसिटी दिया हुआ है वो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, अब इसको गुना कर दीजिए, तभी जो मास निकल के आएगा 7 और
26.7 ग्राम। ये तो कट गया ना, गुना की जगह तो ये आएगा 26.7 ग्राम। मास मिल गया, करंट दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, टाइम पूछा है। तो अब लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, m बराबर जेड आई टी है ना, m बराबर जेड आई टी। मास दिया हुआ है, निकाल दिए 26.7 ग्राम। जेड दिया हुआ है 0.00033 ग्राम पर कूलम, ठीक है, ग्राम पर कूलम। आई दिया हुआ देखिए 2.67, अच्छा एम्पियर है, एम्पियर। तो एम्पियर को बताए थे, कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। ये जो एम्पियर दिया हुआ है उसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए, कूलम पर सेकंड, क्योंकि यही ना एम्पियर है। एम्पियर को तोड़ दिया गया कूलम पर सेकंड, क्यों, क्योंकि कूलम कूलम कट जाएगा। इनटू जेड हो गया, आई हो गया, टाइम, टाइम नहीं दिया था, टाइम पूछा है, ठीक है। चलिए पॉइंट हटाइए, 10 3 2 5 0। चलिए यहाँ बोलिए 100। ये 267 देखिए कट गया, कटने के लिए दिया ही था। चलिए ग्राम से ग्राम काट दीजिए, कूलम से कूलम काट दीजिए, तो यहाँ बच गया एक वर्ड, अच्छा 0 0 काट दीजिए, 1 0 0 काट दीजिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो कितना बच गया, एक बच गया। तो एक बच गया तो लिख दीजिए, चल गया। अब यहाँ बच गया 33 बटा 4 जीरो यहाँ देखिए, 2 जीरो यहाँ देखिए, यानी टोटल के टोटल 6 जीरो, ठीक है। कूलम कूलम कट गया, बट्टा बच गया सेकेंड, इनटू ये हो गया टाइम, टी कितना हो गया, टी बच गया, आई क्या बच गया, सेकेंड। कूलम से कूलम कट गया ना। चलिए 6 जीरो पर भेजिए, सेकेंड बराबर 33 इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए, 6 जीरो सेकेंड अपॉन 33 करिएगा इसको, तो पहले 100 भागा 33 कर दीजिए। अब यहाँ क्या जीरो बच गया, 4 जीरो, तो 10 का पावर 4 सेकेंड भागा दीजिएगा, तो ये 3.33 99 3.33 देख लेते हैं, 33 डिवाइड बाय 100 99 1 0 3.03 इन 10 टू द पावर 4। अभी क्या हो गया, सेकेंड निकल के आ गया। एक बार और समझिए, कह रहा है कि यदि 2.67 एम्पियर की धारा कॉपर के विलयन से, कहता है यदि 2.67 एम्पियर की धारा कॉपर के विलयन से प्रवाहित की जाए तो कॉपर के 0.01 सेंटीमीटर, कॉपर की 0.01 सेंटीमीटर मोटाई दोनों तरफ जमा होती है, दोनों तरफ, जिसका साइज दिया हुआ है। जब दोनों तरफ होगा तो आयतन एक बार लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा, जब दोनों तरफ है तो 2 गुना कर दिया लंबाई चौड़ाई गुना ये आपको थिकनेस, ये कटकुट किए तो 3 आया। वॉल्यूम, मास निकालना है तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम निकल चुका था, डेंसिटी आपको यहाँ लिख चुके थे, दिया हुआ था, ये गुना भाग किए तो इतना ग्राम आया। मास मिल गया, जेड दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, टी निकालना, गुना भाग थोड़ा संयम से करेंगे, आप तेज है, टाइम निकल जाएगा। इसी टाइप पर कुछ और भी न्यूमेरिकल्स है जो अभी बनाए, उसी टाइप पर बहुत से और भी है, हम डाटा दे देते हैं, आप गुना भाग करके आंसर ले आइएगा। 5 नंबर थोड़ा सा अलग है, उसको लास्ट में बताएंगे। 6 7 8 एक टाइप पर है, ठीक है।
5 नंबर थोड़ा सा अलग है, तो 6 बता रहे हैं। यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। करिएगा तो बना भी देंगे। देखिए पढ़ते हैं। कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, करंट का मान निकालिए। करंट का मान यानी I इज इक्वल टू व्हाट, जिससे 3.3 ग्राम कॉपर यानी मास दिया हुआ है, जिससे 3.3 ग्राम कॉपर मुक्त होता है 1 घंटा में। टाइम भी दिया हुआ है, 1 घंटा बोले तो कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मान भी दिया हुआ है, यानी जेड का मान भी दिया हुआ है। जेड इक्वल टू 0.00033 ग्राम पर कूलम। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, एम बराबर जेड आई टी। लिखेंगे वी नो दैट एम इज इक्वल टू जेड आई टी, है ना। एम भी दिया हुआ है 3.3 ग्राम, मात्रा के साथ रखिएगा। जेड भी दिया हुआ है 0.00033 ग्राम पर कूलम। ठीक है, आई भी दिया हुआ है, सॉरी आई निकालना है, और टी दिया हुआ है 3600 सेकेंड। गुना भाग कर करके आई निकालेंगे, आ जाएगा। 7 नंबर देखिए, कहता है कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बताइए। कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी जेड इक्वल टू व्हाट, जिसमें यदि 0.75 एम्पियर आई दिया हुआ है, 0.75 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर को पास कराया जाता है 40 मिनट के लिए। टाइम भी दिया हुआ है 40 मिनट, मिनट बोले तो 60 सेकंड कर देंगे, ये पूरा सेकंड में बदल गया। और ये ऐसा करने से 0.6 ग्राम कॉपर मुक्त होता है, यानी मास मुक्त होता है 0.6 ग्राम। सिंपल है भाई, जीएम बराबर जेड आई टी लगा देंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट एम इज इक्वल टू जेड आई टी, एम इज इक्वल टू जेड आई टी। तो सब कुछ तो दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है 0.6 ग्राम, जेड निकालना है, आई 0.75 एम्पियर है, एम्पियर को आप चेंज करिएगा तो कूलम्ब पर सेकेंड आ जाएगा। और टाइम दिया हुआ है 2400 सेकेंड, 2400 सेकेंड हो जाएगा ना। ये दोनों गुना भाग करिएगा तो आपको जेड निकल जाएगा, है ना। चलिए नंबर 8 देखिए, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, करंट का मान निकालिए, यानी आई इज इक्वल टू व्हाट, जिसके द्वारा 972 ग्राम, जिसके द्वारा 972 ग्राम जो मात्रा है क्रोमियम मुक्त होता है। कितना ग्राम, 972 ग्राम, कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो टाइम भी दिया हुआ है 3 आवर। 3 आवर का मतलब हो गया 3 इंटू 3600 सेकेंड, यानी 108 पर 00 हो जाएगा ना। क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है, जेड इक्वल टू 0.00018 ग्राम पर कूलम, ग्राम पर कूलम। सारा न्यूमेरिकल सेम टाइप में है, गुना भाग करना है। तो लिखेंगे वी नो दैट एम इज इक्वल टू जेड आई टी, बस रख देंगे, बन जाएगा। चलिए मास दिया हुआ है 972 ग्राम, जेड दिया हुआ है 0.00018 ग्राम पर कूलम। ठीक है, आई निकालना, सॉरी, और टी दिया हुआ है 108 पर 00 इंटू क्या, सेकेंड।
चलिए गुना भाग करेंगे, आ जाएगा। फिलहाल करते हैं, देखिए हम जानते हैं अगर हम छोड़ दिए तो आप भी छोड़ ही दीजिएगा। 3 2 5 0, 3 2 5 0, काटिए। 1 से 1 काटिए, 2 से 2 काटिए, 33 से 33 काटिए। चलिए खत्म। ग्राम से ग्राम काटिए, कुछ नहीं तो बचा 1, यहाँ बचा 1/100, नहीं तो 1 बचा बटा 100। ग्राम ग्राम कट गया, इंटू आई इंटू 36 सेकेंड बट्टा बोलिए कूलम। अब देखिए 100 को वेजिएबल 100 कूलम बट्टा, ये चल गया ऊपर, वो आया नीचे, 36 सेकेंड इज इक्वल टू आई। करिएगा तो शायद 2 पॉइंट कुछ आएगा। काट दीजिए, 9 चौके 36, 25 चौके 100, तो 9 दूनी 18, बच गया आपको 7, फिर 9 छक्का 2.6 कूलम पर सेकेंड बोलिए, एम्पियर आ गया। कुछ नहीं बोले, m बराबर जेड लगाइए, गुना भाग करिए, गुना भाग में आप हमसे बहुत तेज। चलिए कब लीजिए, आ जाएगा। आगे देखिए, इसको करेंगे, छोड़ दे, करिए बच्चे, चलिए लाइए। चलिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 6 चौके 24 हो गया। अब तो होगा नहीं, ग्राम बच गया, ग्राम, अच्छा सेकंड कट गया। देखिए ध्यान से मात्रा, ग्राम बट्टा 10 बच गया, ठीक है। यहाँ जेड बच गया, गुना 75 बच गया, और यहाँ कूलम बच गया। सेकंड तो कटिए गया, तो सेकंड तो है नहीं, बट्टा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड कट गया। ये 4 आपको बच गया। चलिए 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 लाइए नीचे, ग्राम बट्टा 10, 75 गुना 4 करिएगा तो 300 आ जाएगा। करिए 75 गुना 4 300 हो गया। कूलम भी आ जाएगा, इक्वल टू जेड, यानी कुछ नहीं तो 1 बचा, 1/3000 हो गया ग्राम पर कूलम। अब देखिए मात्रा जब आ जाए तो समझिए आपका आंसर सही है। जेड का मात्रा क्या होता है, ग्राम पर कूलम, 1/3000 हो जाएगा, बन गया। इसको पॉइंट वगैरह में लाइएगा तो आ जाएगा। अब इसको भी देख ही लीजिए, क्या करिए, छोड़िए, लाइए 3 2 5 0, लाइए 5 0। चलिए 2 0 से 2 0 तो काट दिया, बहुत बढ़िया काट दिया। इसको भी काटिए, कटेगा 18 से काटिए, 18 5 90, 18 से 72, यानी 54 बार काटिए सर। 18 5 90, 7 बच गया, 7 2 72 हो गया, तो 18 से 72 हो गया। अब 54 दोनों देखिए, 108 पूरा पूरी कट गया, ग्राम से ग्राम कट गए, खत्म हो गया। कुछ नहीं तो 1 बच गया, यहाँ 1/100 बच गया, और कूलम बच गया, ठीक है। सर 1 0 और है ना, 1 0 और है, और आई बच गया, गुना 2 सेकेंड बच गया, हो गया। भेजिए ऊपर इसको, तो 1000 कूलम अपॉन 2 सेकेंड, आई हो गया 500 कूलम पर सेकेंड बोलिए, एम्पियर हो जाएगा। आ गया आपको आंसर, सेम टाइप पर था, खाली गुना भाग आपको करना है, आंसर आ जाएगा, मिला लीजिएगा।